अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे कि थीसिस के जो वाइवा होता है एमफिल लेवल का और पीएचडी लेवल का, उसमें कौन सी चीज़ें ऐसी इम्पोर्टेंट होती हैं जिनको जो है स्कॉलर्स को अपने माइंड में रखना चाहिए, उनको स्टडी करना चाहिए, और मेन फोकस पॉइंट जो है वो क्या होता है ड्यूरिंग डिफेंस और ड्यूरिंग वाइवा। आज इस टॉपिक पे जो हम बात करेंगे, तो सबसे पहले मैं इन डिटेल डिस्कशन करने से पहले मैं चाहूँगा कि मैं थीसिस या डिसर्टेशन जो भी स्टूडेंट्स या स्कॉलर्स जो है वो राइट अप करते हैं, उसके सेगमेंट्स या उसके पार्ट्स पे जो है वो बात कर लूँ। तो अगर हम थीसिस या डिसर्टेशन के पार्ट्स पे डिस्कशन करें तो हम देखते हैं कि मेन जो पार्ट्स डिसर्टेशन के होते हैं उनमें सबसे पहले जो है वो इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद लिटरेचर रिव्यू होता है, थर्ड चैप्टर पे जाके हम देखते हैं वो मेथडोलॉजी होती है, उसके बाद जो है वो रिजल्ट्स और डिस्कशन वाला चैप्टर होता है, फिर रेफरेंसेस, लास्ट में अपेंडिक्सेस जो है वो लगा दी जाती हैं, और शुरू में एब्स्ट्रैक्ट भी जो है वो होता है, वो भी मेन फोकस समरी ऑफ द थीसिस होती है। तो अब हम बात करेंगे कि इंट्रोडक्शन में से क्या जो है वो स्कॉलर जो है वो याद करे जो कि वाइवे में जो है उसमें हेल्पफुल साबित हो। तो इंट्रोडक्शन बेसिकली जो होता है वो वेरिएबल्स ऑफ द स्टडी पे जो है वो डिपेंड कर रहा होता है कि आपके कितने वेरिएबल्स हैं, कौन कौन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, कौन कौन से डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, कोई मीडिएटिंग वेरिएबल है, कोई मॉडरेटिंग वेरिएबल है, क्या आप जो है रिलेशनशिप चेक कर रहे हैं, क्या आप इफ़ेक्ट चेक कर रहे हैं, क्या आप जो है वो इम्पैक्ट चेक कर रहे हैं, आप प्रिविलेज देख रहे हैं। जो भी आपकी स्टडी का एम होता है, पर्पस होता है, वो आपके इंट्रोडक्शन का पार्ट होता है। तो इसमें से ज़्यादातर जो है वो फोकस जो स्टूडेंट को करना चाहिए वाइवे के लिए, अपने वेरिएबल्स ऑफ द स्टडी को डिटेल के साथ जो है वो याद करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल पूछा जा सकता है कि इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है या आपकी स्टडी के वेरिएबल्स क्या हैं। तो स्कॉलर्स को जो है वो उनकी डेफिनेशंस और उनकी जो है वो किन चीज़ों से उसको मेजर किया गया, जिसको ऑपरेशनल डेफिनेशन भी कहते हैं। ऑपरेशनल डेफिनेशन ये होती है कि आपकी स्टडी के कौन से वेरिएबल्स थे इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट, और किन टूल्स के साथ, किन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, कौन से स्केल्स आपने यूज़ किए जिनसे आपने उन वेरिएबल्स को मेजर किया। We can say that in terms of measurement of variable, when the scholar is defining the definition of the variable, that is called the operational definition. जब हम वेरिएबल्स को इन टर्म ऑफ देयर मेजरमेंट, कि आपने किन टूल्स से उसको मेजर किया, आपकी स्टडी में इस वेरिएबल के क्या मीनिंग्स थे और आपने उसको किस तरीके से मेजर किया, दैट इज़ कॉल्ड द ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ द वेरिएबल्स। तो इंट्रोडक्शन में से ये यानी कि आपको यानी कि मेन चीज़ें आनी चाहिए। और जितने भी वेरिएबल हैं, फॉर एग्जांपल 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, 3 डिपेंडेंट हैं, 3 इंडिपेंडेंट हैं, 2 डिपेंडेंट हैं, 1 इंडिपेंडेंट है, 2 डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तो आपको उन सारे वेरिएबल्स की जो है वो डेफिनेशंस और उनके ऑपरेशनल डेफिनेशंस जो है वो आनी चाहिए। और इंट्रोडक्शन में से ये भी पूछा जा सकता है कि आपने किन चीज़, आपकी स्टडी का एम क्या है, आपकी स्टडी का पर्पस क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये भी स्टूडेंट को जो है वो याद करना चाहिए। दूसरा चैप्टर आता है लिटरेचर रिव्यू का। अब लिटरेचर रिव्यू में से कोई ख़ास क्वेश्चन जो है वो नहीं किए जाते क्योंकि लिटरेचर इतना ब्रॉड होता है, डिफरेंट रिसर्चेस जो है वो स्कॉलर ने जो है वो कोड की हुई होती हैं, तो उसमें से कोई इतना ख़ास जो है वो नहीं पूछा जाता। हाँ, अगर कोई करंट रिसर्चेस के बारे में पूछा जाए, हाँ ये भी पूछ सकते हैं कि रिसर्चेस जो है आपके वेरिएबल्स को कैसे सपोर्ट करती हैं, कोई थोड़ी सी रिसर्चेस के बारे में आप बताएं, उन्होंने क्या स्टडी किया, क्या आपके वेरिएबल्स को जस्टिफाई कर रही हैं, आपके रिजल्ट्स को जस्टिफाई कर रही हैं रिसर्चेस या नहीं कर रही, ये पूछा जा सकता है।
मेन चीज़ जो आती है, मेन कंसर्न जो आती है, जो कि डिसर्टेशन की जान होती है, जो कि डिसर्टेशन का हार्ट होता है, दिल होता है, मेन 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 चैप्टर जो होता है वो मेथडोलॉजी वाला चैप्टर होता है। यही मेथडोलॉजी वाला चैप्टर जो होता है यही सारा कुछ बता रहा होता है कि आपने किया क्या, आपका कंट्रीब्यूशन क्या है। अब इस मेथडोलॉजी के चैप्टर से डिफरेंट हंड्रेड्स क्वेश्चन जो है वो किए जा सकते हैं। मेन जो स्कॉलर्स से क्वेश्चंस होते हैं वो इसी मेथडोलॉजी वाले चैप्टर से होते हैं। फॉर एग्जांपल, पार्टिसिपेंट्स ऑफ द स्टडी कौन थे, आपकी पॉपुलेशन कौन थी, आपके डेमोग्राफिक वेरिएबल्स क्या थे, आपके इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या थे, आपकी स्टडी का डिज़ाइन क्या था, जिसको रिसर्च डिज़ाइन कहते हैं, जैसे क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिज़ाइन है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन है, ठीक है। इसी तरह जो है डिफरेंट रिसर्च डिज़ाइन है। तो आपकी स्टडी में आपने कौन सा रिसर्च डिज़ाइन जो है वो यूज़ किया, सैम्पलिंग टेक्निक क्या थी, सैम्पलिंग मेथड क्या था, आपने सैंपल कैलकुलेट कैसे किया। जिस तरह मैं अक्सर स्टूडेंट्स को बताता रहता हूँ, जे पावर जो है वो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, डाटा आपको वो बताता है, कैलकुलेटर है, आपका सैंपल साइज बताता है। इस तरह और भी डैनियल सुपर है, और भी डिफरेंट जो है वो ऑनलाइन कैलकुलेटर्स हैं जो कि आपको आपकी स्टडी के अकॉर्डिंग, आपकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, आपकी डिस्क्रिप्टिव है, आपकी क्वालिटेटिव है, आपकी क्वांटिटेटिव है, वहाँ पर जो है वो वैल्यूज़ देकर, उसकी अल्फ़ा वैल्यूज़ देकर, स्टडी की टाइप्स बताकर और जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वहाँ पर देकर आप अपनी स्टडी का सैम्पल साइज़ जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सैम्पल साइज़ कैसे कैलकुलेट किया, ये अक्सर क्वेश्चन जो है वो किया जाता है। सैम्पलिंग मेथड क्या था, आपने कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक जो है वो यूज़ की अपनी रिसर्च के अंदर, ये भी क्वेश्चन किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आपने कन्वीनियंट सैम्पलिंग की है, आपने पर्पसिव सैम्पलिंग की है, आपने स्नोबॉल सैम्पलिंग यूज़ की है, आपने जो है रैंडम सैम्पलिंग मेथड जो है वो यूज़ किया है। तो कौन सा सैम्पलिंग का मेथड जो है वो आपने यूज़ किया है, आपको सैम्पलिंग मेथड की सारी टाइप्स आनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स कौन सी होती हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स कौन सी होती हैं, ये स्कॉलर्स को डेफिनेशन सारों की आनी चाहिए। इसी तरह रिसर्च डिज़ाइन जो है वो क्या होते हैं, कितनी टाइप्स होती हैं, वो आनी चाहिए। और आपने कौन सा रिसर्च डिज़ाइन यूज़ किया, आपने कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ की, ये भी स्कॉलर्स को आना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि आपका प्रोसीजर क्या था, स्टडी का आपने ओवरऑल प्रोसीजर जो है वो कैसे अडॉप्ट किया। इसमें आप बता सकते हैं आपने डाटा कलेक्शन कैसे की, डाटा कलेक्शन का मोड ऑफ डाटा कलेक्शन क्या था, ऑनलाइन डाटा कलेक्ट किया, आपने इन पर्सन डाटा जो है वो कलेक्ट किया, आपका डाटा कलेक्शन की टाइप क्या थी, आपने कोई जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट किया, उससे डाटा कलेक्ट किया, आपने फोकस ग्रुप कंडक्ट किया, क्या आपने किया, आपकी रिसर्च की टाइप के अकॉर्डिंग आप बताते हैं। अगर आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च है तो आप बता सकते हैं कि मैंने क्वेश्चनर जो है वो यूज़ किया, स्केल यूज़ किया। अगेन फिर स्केल पे बात आती है कि आपका स्केल किसने डेवलप किया, जो आपने यूज़ किया, उसकी वैलिडिटी क्या थी, उसकी रिलायबिलिटी क्या थी, ये चीज़ें जो है वो स्कॉलर्स को आनी चाहिए। अक्सर जब पूछा जाता है कि आपका स्केल की वैलिडिटी क्या है फलां स्केल की, तो स्कॉलर्स को पता नहीं होता कि क्या वैलिडिटी है। रिलायबिलिटी क्या है तो उनको ये भी पता नहीं होता, उसका स्कोरिंग प्रोसीजर क्या था ये भी पता नहीं होता, कितने आइटम्स हैं उसके अंदर वो भी पता नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज़ें, उसकी एप्लीकेशन क्या थी, किस पॉपुलेशन के लिए स्केल बनाया गया था, किसने बनाया था, ये क्वेश्चन जो है वो किए जा सकते हैं स्टूडेंट्स में से। दूसरी बात ये होती है कि आपका इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया क्या था, कौन सी पॉपुलेशन आपकी इंक्लूडेड थी और कौन सी पॉपुलेशन आपकी एक्सक्लूडेड थी। एथिकल कंसिडरेशंस आपने जो है वो कौन सी जो है वो कीपिंग इन पॉइंट, जो आपने रिसर्च कंडक्ट की तो आपने कौन सी एथिकल कंसिडरेशन को है जो APA की फॉलो किया। आपने जो है वो इन्फॉर्म कंसेंट लिए थे, इन्फॉर्म कंसेंट क्या होता है ये अब आपको पता होना चाहिए। मेथडोलॉजी में से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो होते हैं। आपके स्टैटिस्टिकल मेथड आपने कौन सा यूज़ किया। अच्छा, फिर जब रिजल्ट सेक्शन में आते हैं तो वहाँ पर आके जो है वो पूछा जाता है कि आपने कौन सी स्ट्रैट जो है वो यूज़ की। एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो बार बार क्वेश्चन जो है वो स्टूडेंट से होते हैं और उनको नहीं आते, वो ये होता है कि उन्होंने टी टेस्ट लगाया होता है और एक्सटर्नल कहता है आपने टी टेस्ट क्यों लगाया,
टी टेस्ट कब लगता है, ये स्टूडेंट को नहीं आता होता। उसके अजम्पशंस क्या हैं, नहीं आता होता स्टूडेंट्स को। मीन यूज़ किया है, एवरेज यूज़ किया है, तो एवरेज कब यूज़ करते हैं, उसके अजम्पशंस क्या हैं, वो नहीं आता। अनोवा क्या होता है, मनकोवा क्या होता है, ठीक है, रिपीटेड एनालिसिस क्या होता है। बस जो भी आपने स्टैट यूज़ की है अपने डाटा एनालिसिस टेक्निक में, या जो आपने डाटा एनालाइज किया, जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक आपने यूज़ की है, आपको उसकी अजम्पशंस जो है वो आनी चाहिए। कब यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। रिग्रेशन एनालिसिस आपने यूज़ किया तो आपको रिग्रेशन एनालिसिस की डेफिनेशन भी आनी चाहिए और उसकी लॉजिक भी आनी चाहिए कि आप क्यों यूज़ कर रहे हैं इसको। टी टेस्ट आपने यूज़ किया, आपको उसकी अजम्पशंस भी आनी चाहिए, आपको उसकी लॉजिक भी आनी चाहिए। आपने कोरिलेशन यूज़ किया, आपको उसकी अजम्पशन भी आनी चाहिए, आपको उसकी डेफिनेशन भी आनी चाहिए। अगेन दोबारा इन स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का लिंक जो बनता है वो आपके हाइपोथेसिस से बनता है। अगर हाइपोथेसिस में आप रिलेशनशिप चेक कर रहे हैं तो आप कोरिलेशन लगाएंगे। अगर आप डिफरेंस चेक करना चाह रहे हैं तो आप मीन लगाएंगे। इसी तरह आप देखेंगे कि आपके हाइपोथेसिस किस नेचर्स के थे, आपने स्टैट कौन सी लगाई। डिपेंड स्टैटिस्टिकल मेथड अगेन डिपेंड करता है कि आपके हाइपोथेसिस की जो आपने बनाया हाइपोथेसिस वो किस नेचर का जो है वो बना हुआ है। आपकी स्टडी के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। देखें, स्टार्ट से टॉपिक से लेकर लास्ट तक आपके स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स और डिस्कशन तक एक रिदम चलता है, एक सीक्वेंस होता है, वेरिएबल्स होते हैं, उनकी बेसिस पे आप जो है वो ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव की बेसिस पे आप हाइपोथेसिस बनाते हैं, हाइपोथेसिस की बेसिस पे आप स्टैट लगाते हैं, आप स्टैटिस्टिकल जो रिजल्ट्स आते हैं उनकी बेसिस पे आप डिस्कशन लिखते हैं, उस डिस्कशन की बेसिस पे, उन रिजल्ट्स की बेसिस पे आप कंक्लूजन लिखते हैं। अपने रिजल्ट्स को जो है आप रिपोर्ट जब करते हैं, जब कंक्लूजन देते हैं, तो आप अपने ये पूरे रिदम के साथ जो है वो चल रहे होते हैं। आपकी स्टडी की रैशनल क्या थी, रैशनल होती है आपने क्यों कंडक्ट, नीड ऑफ स्टडी क्या थी, स्टडी को कंडक्ट करने की मेन वजह क्या थी, आपको रैशनल ऑफ स्टडी आनी चाहिए। रिसर्च गैप क्या होता है, आप ये बताते हैं रैशनल के अंदर कि अब तक जो है इतनी रिसर्चेज की गई हैं जहाँ पर इस फिनोमेना को, इस वेरिएबल को, इस रिलेशनशिप को जो आप स्टडी कर रहे हैं आज तक कम एड्रेस किया गया है। बहुत कम रिसर्चेज हैं जिन्होंने इस फिनोमेना को जो है वो एड्रेस किया। और फिर पर्टिकुलरली आप पाकिस्तानी रेफरेंस से जब बात करते हैं, आप कहते हैं कि विद रेफरेंस टू पाकिस्तान देयर आर सो फ्यू रिसर्चेज आर अवेलेबल, दैट इज द रिसर्च गैप। ये रिसर्च गैप था जो आपने आइडेंटिफाई किया और उस गैप को फिल करने के लिए आपने ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो जनरेट की। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होती है, वही आपका टॉपिक होता है जिसको आपने स्टडी किया, और उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो वो वेरिएबल्स होते हैं जिनको आपने स्टडी किया। अक्सर पूछा जाता है स्टूडेंट से आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, तो उनको पता नहीं होता क्या है। जो आपकी टॉपिक होता है वही आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है। जो उसके अंदर वेरिएबल्स होते हैं जिनको आपने फाइंड आउट किया वही आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी। जो आपने आइडेंटिफाई किया, जो आपने एक्सप्लोर किया वही आपकी जो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी। इम्प्लीकेशन ऑफ द स्टडी क्या होती है, आपकी स्टडी की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो क्या है, आपकी स्टडी की एप्लीकेशन क्या हो सकती है, सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी आपकी क्या है, आउटपुट क्या होगा आपकी स्टडी का। ये सारे क्वेश्चन जो है वो स्कॉलर्स को अपने माइंड में रखने चाहिए और इनका जवाब देने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। एपीए स्टाइल क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि एपीए स्टाइल क्या होता है और करंटली जो है वो मैनुअल कौन सा चल रहा है एपीए स्टाइल का। फाइंडिंग्स आपकी, अच्छा लास्ट में अक्सर क्वेश्चन किया जाता है, चलिए आप जो है समराइज करें आपकी स्टडी की क्या फाइंडिंग्स आई हैं। अब स्टूडेंट्स को यहाँ पता भी नहीं होता क्या फाइंडिंग्स आई हैं, हालांकि उन्होंने खुद रिसर्च की हुई होती है मगर फाइंडिंग्स का पता नहीं होता। तो आपको आपकी स्टडी की फाइंडिंग्स फिंगर टिप्स पे जो है वो आनी चाहिए।
फिंगर टिप्स पे तब आएंगी आपको आपकी स्टडी की फाइंडिंग जब आपको आपके स्टडी के हाइपोथेसिस और ऑब्जेक्टिव फिंगर टिप्स पे आएंगे। जेंडर डिफरेंस आपने चेक किया तो बता सकते हैं कि जेंडर डिफरेंस चेक किया तो मेरी स्टडी की फाइंडिंग्स थी कि मेल में ये परसेंटेज ज़्यादा आई, फीमेल में ज़्यादा आई या कम आई, या बताएं। रिलेशनशिप चेक किया तो वो बताएं। फाइंडिंग स्टडी की क्या आई वो बताएं। अच्छा, अक्सर पूछा जाता है कि आपका कंट्रीब्यूशन स्टडी के अंदर जो है वो क्या है, आपकी स्टडी का आपने जो स्टडी कंडक्ट की आपका क्या कंट्रीब्यूशन है स्टडी के अंदर। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो है वो बिल्कुल ही खामोश हो जाते हैं। आपका कंट्रीब्यूशन ये है कि आपने रिसर्च गैप को आइडेंटिफाई किया, आपकी रैशनल ही आपकी स्टडी का आपका कंट्रीब्यूशन होती है। आप रैशनल में लिख चुके होते हैं कि यहाँ पर जो है वो रिसर्च गैप हमने आइडेंटिफाई किया, इस पे जो है वो कोई स्टडी नहीं की गई या बहुत कम रिसर्च जो है वो पाई जाती हैं। तो क्योंकि ये बहुत बड़ा गैप था, आपने इस गैप को फिल किया और आपके जो रिजल्ट्स की जो फाइंडिंग्स हैं ये लिटरेचर रिव्यू में बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो एक फिनोमेना को लेकर एक इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स जो है आपकी स्टडी की लिटरेचर का पार्ट बनेगी। देखिए, जो भी रिसर्च आप कर रहे हैं वो लिटरेचर का पार्ट बन रही है। जितनी भी रिसर्चेज हो रही हैं वो लिटरेचर का पार्ट हो रही हैं। आपकी जो स्टडी की फाइंडिंग होगी आपकी लिटरेचर का पार्ट होगी, ये आपका कंट्रीब्यूशन है। पहले आप लिटरेचर मौजूद नहीं है इस सिलसिले में, आपकी स्टडी की जो फाइंडिंग्स हैं आपने की और लिटरेचर का पार्ट बन गया। आपने जो है रिसर्च गैप आइडेंटिफाई किया, आपकी स्टडी की जो एप्लीकेशंस हैं यही आपके कंट्रीब्यूशन है। सिग्निफिकेंस जो आपकी स्टडी की है ये आपका कंट्रीब्यूशन है। क्या सिग्निफिकेंस है आपकी स्टडी की? आपकी स्टडी की इम्प्लीमेंटेशंस कहाँ पर हो रही, किन को बेनिफिट होगा आपकी स्टडी से, ये आपका कंट्रीब्यूशन है कि फलां को बेनिफिट्स होगा। पेरेंटिंग स्टाइल पे की जा रही है तो पेरेंट्स को जो है वो इसका बेनिफिट होगा। अगर टीचिंग एजुकेशनल साइकोलॉजी में की जा रही है तो टीचर्स के लिए वो मैसेज है। तो स्टूडेंट्स अक्सर जो है इस पे खामोश हो जाते हैं कि हमारी कंट्रीब्यूशन क्या है, हालांकि उन्होंने सारा काम किया होता है। एपीए स्टाइल का पता होना चाहिए, कौन सा मैनुअल चल रहा है, स्केल्स का पता होना चाहिए, ठीक है, और आपको आपके एब्स्ट्रैक्ट पे जो है वो होना चाहिए। मेथड एब्स्ट्रैक्ट के अंदर सारी चीज़ें जो मौजूद होती हैं, एम ऑफ स्टडी मौजूद होता है, मेथडोलॉजी मौजूद होती है, फाइंडिंग मौजूद होती हैं। पूछा जाता है कि आपने कौन सा जो है वो सॉफ्टवेयर यूज़ किया, SPSS यूज़ किया तो उसका कौन सा वर्जन था, 23 था, 21 था, 20 था, कौन सा वर्जन आपने जो है वो SPSS का यूज़ किया, आपको पता होना चाहिए। प्लेजरिज्म क्या होता है, अक्सर पूछते प्लेजरिज्म क्या होता है, आपको पता होना चाहिए प्लेजरिज्म क्या होता है। सॉफ्टवेयर प्लेजरिज्म का कौन सा होता है, टर्निटिन होता है, वहाँ से प्लेजरिज्म को चेक करते हैं। सिमिलैरिटी इंडेक्स देखते हैं कि आपकी स्टडी दूसरों की स्टडी से जो है वो कहीं मैच तो नहीं कर रही, आपकी स्टडी के अंदर जेन्युइननेस जो है वो कितनी है। ये प्लेजरिज्म बताता है कि आपने किसी और की स्टडीज़ को उठा के कॉपी तो नहीं किया हुआ, आपका कंट्रीब्यूशन इसमें है, या आपने किसी और का काम जो है वो लेके अपने खाते में डाला हुआ है और जो है वो रिसर्च की हुई है। प्लेजरिज्म एक सॉफ्टवेयर है जो डिटेक्ट करता है इन चीज़ों को। तो ये मेन जो है वो क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किए, तो इनको आप जो है वो कीनली जो है वो याद करें, ऑब्ज़र्व करें इनको, इनकी डेफिनेशंस को देखें, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आपको पता होना चाहिए। हाइपोथेसिस है तो हाइपोथेसिस की कितनी टाइप्स होती हैं, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है, ठीक है, नल हाइपोथेसिस है, ठीक है, ये सारा आपको पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स हैं तो उनकी टाइप्स को पता होना चाहिए। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स जो है वो क्या होते हैं, अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता है, नल हाइपोथेसिस क्या होता है, ये सारा आपको पता होना चाहिए। वेरिएबल्स हैं तो उनकी कितनी टाइप्स होती हैं, एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या होता है, इंडिजिनस वेरिएबल क्या होता है, एक्सोजीनियस वेरिएबल क्या होता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल्स के अंदर कैजुअल रिलेशनशिप जो है वो क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपको बुक से भी मिल जाती हैं, नेट से भी मिल जाती हैं। ये सारी मेन चीज़ें होती हैं और कोई
बाहर से जो है वो एक्सटर्नल जो है वो लेके नहीं आपसे पूछने आ जाता कि भाई फ़लाँ चीज़ बताएं, फ़लाँ चीज़ जो आपने की है उसी में से आपका जो है वो सारी चीज़ें जो है वो वाइवा हो रहा होता है, उसी में से, उन्हीं फाइंडिंग्स में से। सजेशंस आप क्या दे सकते हैं फर्दर जो है वो कोई रिसर्च कर, आपकी स्टडी की लिमिटेशंस क्या होती हैं, वीकनेसेस क्या होती हैं, क्या आपको प्रॉब्लम्स आई, क्या आपको हर्डल्स आई जो आपने जब रिसर्च की, तो फर्दर कोई रिसर्च करे तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये आप याद कीजिएगा, जो मैंने बातें की हैं सारी, इनको आप देखें, इन सारी चीज़ों की डेफिनेशंस देखें, ठीक है, रिसर्च डिज़ाइन को पढ़ें, सैम्पलिंग टेक्निक्स को पढ़ें, ठीक है, और सारी चीज़ें आप देखें। इंशाल्लाह आपको ये लेक्चर जो है मेरा काफ़ी फ़ायदेमंद जो है वो साबित होगा ड्यूरिंग वाइवा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है वो ये लेक्चर सुनने के बाद इन चीज़ों को जो है वो अपने माइंड में रखेंगे और होपफुली आप अच्छे तरीके से जो है वो अपना डिफेंस जो है वो कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।